हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा था कि ऑडिटिंग होता क्या है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिया में जो ऑडिटिंग है वो कैसे स्टार्ट हुई थी, किन ईयर्स में अमेंडमेंट्स हुए थे। तो आज हम इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ऑडिटिंग के बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट जो है, जो पार्ट 1 है ऑडिटिंग का, वो चेक कर लीजिए कि ताकि आपको एक बार बेस क्लियर हो जाए कि ऑडिटिंग होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। तभी आपको ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑडिटिंग इंडिया में कैसे आया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ऑडिटिंग का कंसेप्ट है वो बेसिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो एज यू नो कि हमारे पास जो फर्स्ट कंपनीज एक्ट बना था वो बना था 1913 के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऑडिटिंग का प्रोसेस है वो भी कब से इंडिया में स्टार्ट हुआ था, जब कंपनीज एक्ट 1930 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उसी के बाद से ऑडिटिंग का प्रोसेस जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 1930 था उसमें प्रोविज़न था कि जो भी कंपनीज होंगी उनको एटलीस्ट वंस अ ईयर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। बट अब उस टाइम पे जो ऑडिट प्रोसेस थी या उस टाइम पे जो पर्सन था उसमें डिफरेंस है जो आज के टाइम में है। एज पर कंपनीज एक्ट 1913 जो पर्सन था ऑडिट करने के लिए, जो आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल था या जिसके पास पावर थी ऑडिट करने की, वो कौन था? कोई ऐसा पर्सन जिसके पास डिप्लोमा ऑफ ऑडिटिंग होगा। अब ये डिप्लोमा ऑफ ऑडिटिंग कहाँ से एक्वायर किया जाता था? दैट इज अंडर द बॉम्बे गवर्नमेंट और कोई भी जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन थे उस टाइम के। तो अगर कोई पर्सन जिसने बॉम्बे गवर्नमेंट या फिर उस टाइम के जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन थे, अगर उनके अंडर किसी ने डिप्लोमा ऑफ ऑडिटिंग एक्वायर किया था, डिप्लोमा ऑफ ऑडिटिंग जिसने पर्सन ने क्वालिफाई कर लिया था, वही पर्सन जो था ऑडिट कर सकता था एज पर द कंपनीज एक्ट 1913। अच्छा, उससे पहले क्या होता था? ये तो बात है कि जब हमारे पास ऑडिटिंग के लिए या फिर आप बोल सकते हो कंपनीज एक्ट बन गया था, उससे पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो थी वो डिफरेंट कैंडिडेट्स को, जो भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होते थे, उनको सर्टिफिकेट इशू करती थी। अब ये सर्टिफिकेट कौन इशू करता था? जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी। आपको पता है कि इंडिया डिफरेंट डिफरेंट, आप बोल सकते हो, प्रिवेंशन गवर्नमेंट जो थी वो डिफरेंट कैंडिडेट्स को ये सर्टिफिकेट इशू करती थी। और ये डिपेंड करता था डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ कंट्री है उनके अकॉर्डिंग अपने नॉर्म्स थे। ये डिपेंड कर सकता था कि जो डिफरेंट पार्ट के गवर्नमेंट है उनके अपने क्या नॉर्म्स है, वहाँ पे किस तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो की जा रही हैं, उन सब चीज़ों को लेके ये डिसाइड होता था। बट 1913 के बाद जो डिसाइड हुआ कि कोई भी पर्सन जो एक डिप्लोमा इन ऑडिटिंग एक्वायर कर लेगा वही पर्सन ऑडिट कर पाएगा। देन उसके बाद फर्दर इसमें कब चेंज आया? 1932 में। अब 1932 में जो हमारे पास ही जो मेजर चेंज आया था वो आया था ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल से अकॉर्डिंग। या अगर आप इसको लर्न करना चाहो तो ये आप ईयर वाइज अपनी नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। फर्स्ट जो मेजर चेंज आया था 1913 में, जब हमारे पास कंपनीज एक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो मेजर चेंज आया वो हमारा आया 1932 के अंदर। अब 1932 में क्या हुआ था? एक ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल एप्लीकेबल किया गया था। नाउ व्हाट इज दिस रूल? देखो, इस प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेटरी पावर्स थी, यानी कि कौन पर्सन है जो ऑडिटिंग कर पाएगा, अकाउंटेंसी कर पाएगा, इन सब से रिलेटेड जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पास ऑन कर दी गई थी। अगर हम लोग बोलें कि जो ऑडिटिंग से रिलेटेड जो पावर्स हैं आफ्टर 1932, जब हमारे पास ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल आया है, तो इसमें जितनी रेगुलेटरी पावर हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पास ऑन कर दी गई एट दैट टाइम। अब इसका रीज़न क्या था, मोटिव क्या था? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पहले क्या था, प्रोविंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो थी वो सर्टिफिकेट इशू कर देती थी, या वो प्रोविंस के अकॉर्डिंग जो पर्सन है उनको एलिजिबल कर देती थी। बट एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए थ्रू आउट इंडिया में एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए 1932 में ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल एप्लीकेबल किया गया था कि अब इस प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी पावर्स होंगी वो सारी की सारी सिर्फ सेंट्रलाइज्ड वे में जो है वो किसी पर्सन को ऑथोराइज्ड किया जाएगा टू कंडक्ट द ऑडिट। अब इसके बाद क्या होता था कि कोई भी पर्सन जो एज ए ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता था किसी भी कंपनी में, या एज ए प्रोफेशन वो ऑडिटिंग को अपनाना चाहता था, उसके लिए ये सर्टिफिकेट एक्वायर करना नेसेसरी हो गया था। राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग या कौन इस पूरी की पूरी उसको गवर्न कर रहा था, तो बेसिकली जो ये सर्टिफिकेट था उसको गवर्न करने वाली बॉडी थी इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड। राइट।
अगर आपने नहीं नोट डाउन किया तो मैं आपको इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ। 1932 में एक ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल एप्लीकेबल किया गया था, जिसके अंदर क्या हुआ था, यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्ड्स के लिए पूरी कंट्री में एक जैसे स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग एक सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी हो गया था। और इस पूरे सर्टिफिकेट को जो गवर्न करने वाली बॉडी थी वो थी इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड। नाउ जो नेक्स्ट अब चेंज आया वो आया 1949 में। अब देखिए 1949 में एक मेजर चेंज हुआ था। आज के टाइम में जितने भी जो सीए हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हैं, आप सबको वो पता होगा। वो इंस्टीट्यूट है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 1949 में ये इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था। तो यू कैन से ये ऑडिटिंग में या अकाउंटिंग प्रोफेशन में ये एक ब्रेक थ्रू ईयर था कि 1949 में जितने भी राइट्स थे रिगार्डिंग द प्रोफेशन, रिगार्डिंग यू कैन से कि पावर्स, ड्यूटीज, वट एवर द थिंग्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रोफेशन, जिसको हम आज के टाइम में सीए से रिलेटेड जितनी भी पावर्स या ड्यूटीज़ बोलते हैं, या कौन है पर्सन एप्लीकेबल होगा, कौन जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी, उन सबको डिसाइड करने के लिए एक प्रॉपर इंडियन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर दिया गया था विच इज़ नोन एज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। ये जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था, ये बनाया गया था 1 जुलाई 1949 को। तो 1949 को जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट बना दिया गया, इसके बाद ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी आप बोल सकते हो कि जो सर्टिफिकेशन थे, या फिर आप बोल सकते हो कि इससे रिगार्डिंग जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सारी की सारी इस इंस्टीट्यूशन को दे दी गई थी। इवन दो यही इंस्टीट्यूशन है जो आज की डेट में भी इस प्रोफेशन से रिलेटेड जितने एग्जाम्स है वो सारे के सारे यही कंडक्ट करता है। सो दिस इज़ द इंस्टीट्यूशन कि जो अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सीए है आपका, या फिर आप बात करें कि अदर जो वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है, वो सभी के सभी इस इंस्टीट्यूशन के अंडर गवर्न होते हैं। और वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ द इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में जितने भी आप बोल सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एज यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ लाइबल टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ ऑडिट। उसके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो स्पेशलाइज्ड आप बोल सकते हो क्वालिफिकेशन है। तो इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन सब की लिस्ट भी मेंटेन करता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ इसके बाद जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो हमारे कंपनीज एक्ट में हुए हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एज दिस प्रोफेशन इज रिलेटेड टू कंपनीज ओनली, तो जितने कंपनीज एक्ट में चेंजेस हुए हैं, जब जब हुए हैं, तो इस प्रोफेशन से रिलेटेड भी चेंजेस होते रहे हैं। नेक्स्ट जो मेजर चेंज आया था 1956 में, जब हमारा जो प्रीवियस वाला कंपनीज एक्ट था उसको अमेंड कर दिया गया था। अब लास्ट वाला जो 1930 वाला जो कंपनीज एक्ट था उसको ओवरराइड करके नेक्स्ट जो हमारे पास कंपनीज एक्ट है वो 1956 बना दिया गया था। अब इसमें क्या था, बेसिकली जो ऑडिटर का स्कोप था उसको थोड़ा सा वाइडन कर दिया गया था। अर्लियर जो था उसकी जो पावर्स थी, उसकी जो आप बोल सकते हो कि जो चेकिंग क्राइटेरिया था, स्कोप था, वो थोड़ा सा लिमिटेड था। 1956 में जब कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया है, तो जो ऑडिटर का स्कोप था, ऑडिटर की जो चेकिंग रिक्वायरमेंट थी, उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को जो एज ए ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है, एक सर्टिफिकेशन को एक्वायर्ड करना मैंडेटरी हो गया था। और वो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट या जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट है वो कहाँ से एक्वायर करना था, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था उनसे वो सर्टिफिकेट एक्वायर करना कंपलसरी हो गया था एज पर द कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद जो मेजर चेंज आया वो 1959 में आया है। अब 1959 में एक अलग इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 1949 में हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया गया था। 1959 में जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब ये इंस्टीट्यूशन क्या है, एज ए सब्सिडरी वर्क कर रहा है, इवन दो राइट नाउ एज ए सब्सिडरी वर्क कर रहा है। अब इसको रूल कौन कर रहा है, जो ये इंस्टीट्यूशन है इसको रूल्ड आउट कौन कर रहा है, जितने भी हमारे कोस्ट और जो हमारा कोस्ट और अकाउंटेंट वर्क अकाउंटेंसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रूल्ड आउट किया जाता है। अब इसके बाद जितने भी मेंबर इस इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर होते हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करने के लिए आप बोल सकते हो एलिजिबल हैं थ्रू आउट द इंडिया।
सीए जो होगा वो ऑडिटिंग का पर्सपेक्टिव देखने वाला है। द पर्सन हु इज गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट, वो पर्सन एलिजिबल हो जाएगा थ्रू आउट इंडिया में अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो मेजर रिफॉर्म्स आया था वो आया था 1960 में। अगेन 1960 में क्या था, रिफाइनमेंट किया गया था कंपनीज एक्ट को। अब इसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस आए थे वो कंपनीज की, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अभी क्या नया चेंज इसमें लेके आए थे वो। इस 1960 से पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंजेस है या किसी भी तरह की आप बोल सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें और ऑडिटिंग का जो काम था उन सब में कोई लिंकअप नहीं था। ऑडिटर का जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक करना। बट 1960 में कंपनीज एक्ट को रिफाइनमेंट किया गया और तब ये एक क्लोज एड ऑन किया गया था कि अब जो ऑडिटर होगा वो क्या करेगा कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, विद रिस्पेक्ट टू दोज टू मेजर डॉक्यूमेंट आपकी जो पूरी की पूरी ऑडिटिंग प्रोसेस है वो फॉलो की जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द अगेन अ मेजर चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग प्रोफेशन। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फिर मेजर चेंजेस कब कब आए हैं आपके इसमें, फर्दर जो अमेंडमेंट्स होते रहे हैं वो हमारे पास 1974 में हुए हैं। 1974 में जो एक सेक्शन ऐड किया गया था दैट इज 224A। कंपनीज एक्ट 1974 में एक सेक्शन ऐड किया गया 224A। अब इस एक्ट में जो मेजर चेंज था वो था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, और इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस पास कर दिए गए थे एज पर द कंपनीज एक्ट। ये सभी के सभी चेंजेस आए थे 1974 के अकॉर्डिंग। अब इनमें पावर्स ड्यूटी को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया और इसी रिफाइनमेंट या फिर इसी अमेंडमेंट में ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि एक टाइम पे एक ऑडिटर मैक्सिमम कितनी कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर पाएगा। लाइक कि इससे पहले कोई भी ऐसा आप बोल सकते हो प्रोविज़न नहीं था कि एक पर्सन एक टाइम पे कितनी कंपनीज को ऑडिट करेगा। एक पर्सन एक टाइम पे 10 कंपनीज को भी ऑडिट कर सकता था, 20 को भी ऑडिट कर सकता था। बट आफ्टर 1974 ये क्राइटेरिया आप बोल सकते हो कि ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि एक टाइम पे ऑडिटर कितनी कंपनीज को ऑडिट कर पाएगा। अब उसमें वो फुल टाइम ऑडिटर वर्क कर रहा है, पार्ट टाइम ऑडिटर वर्क कर रहा है, तो दैट्स आर द डिफरेंट थिंग। अब इसके बाद जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो आप कह सकते हो 1978 में कुछ चेंजेस हुए हैं, 79 में कुछ चेंजेस हुए हैं, 88 में कुछ चेंजेस हुए हैं और 80 में भी चेंजेस हुए हैं। अब इन सब में जो मेजर चेंजेस से रिलेटेड थी ये सारे के सारे कंपनीज एक्ट में चेंजेस आए हैं। और में क्या चेंजेस हुए हैं कि आपका जो प्रेफरेंस शेयर है उनकी रिडम्पशन कैसे होने वाली है, इससे रिलेटेड चेंजेस थे। जो आपके पास पब्लिक अकाउंट जो जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, इससे रिलेटेड चेंजेस थे। तो ये थोड़े थोड़े जो चेंजेस आते रहे ये सारे के सारे कंपनीज एक्ट में आते रहे हैं। बट जो मेजर चेंजेस के ईयर थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि कब आया है। अगर मैं बात करूँ राइट नाउ हम लोग फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग जो एक ऑडिटर है उसकी पावर्स ड्यूटीज़ हमारे पास स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं कि राइट नाउ हम लोग फॉलो कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। 2013 का जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी ऑडिटर्स की पावर्स होंगी, उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी, उसकी ड्यूटीज़ जो है वो मेंशन है सेक्शन 143 में। तो आज की डेट में हमारा कौन से वाला एप्लीकेबल है, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग सारा का सारा काम कर रहे हैं। सो दिस इज द डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन परस्पेक्टिव कि कब कब चेंजेस आया, कैसे कैसे ये चेंजेस आए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी ईयर में डाउट हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अगेन अ वीडियो इफ you have any doubt. Hope you like it and you must be clear with all these things. Thank you.